हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी का नाम है बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने चले बहू बेटे को माँ बाप ने सिखाया सबक। तो कहानी शुरू करते हैं। करुणा किटी पार्टी से घर लौटी तो आते ही सोफे पर धम से बैठ गई। अपनी सासू माँ विद्या जी से बोली, मम्मी जी मेरे लिए खाना मत बनाना, आज बहुत ही हेवी नाश्ता हो गया है, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। करुणा और रोहित की शादी 10 वर्ष पूर्व ही हुई थी। रोहित एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसके पिता भी सरकारी नौकरी में थे। रोहित की शादी के 5 वर्ष बाद रिटायर हो गए। रोहित की नौकरी के दौरान ही उन्होंने लोन लेकर अपने लिए घर बना लिया था। रोहित से बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी विनय से पहले ही हो गई थी। वह विदेश में अपने परिवार के साथ रहती थी। करुणा के मायके में सभी कार्य मेड करती थी, इसलिए ससुराल में आकर उसे घर के कार्य करने में कोई रुचि नहीं थी। विद्या जी ने भी इसे सरलता से लिया। केवल खाना बनाने का कार्य था, जिससे दोनों मिलकर कर लेती थी। सास बहू के संबंध भी अच्छे थे। 5 साल में करुणा 2 बच्चों की माँ बन गई थी। बड़ा बेटा राज तथा बेटी सिया थी। कहा जाता है ना, ब्याज मूल से ज़्यादा प्यारा होता है। दोनों बच्चों को विद्या जी बहुत प्यार करती थी। उनके साथ खेलती, उन्हें कहानियाँ सुनाती, मोहल्ले के बगीचे में शाम को घुमाने ले जाती, उनके पसंद के व्यंजन बनाकर उन्हें बड़े प्यार से खिलाती। कई बार पति छेड़ते हुए कहते, तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा इनकी फिक्र रहती है, उनसे पूछ कर बनाती रहती हो, कभी हमें भी पूछ लिया करो। विद्या जी हंसकर कहती, क्यों आपको ईर्ष्या हो रही है क्या? आपके ही तो पोता पोती हैं। अच्छा है, उनकी फरमाइश पर नई नई चीज़ें बनती हैं और सबको खाने को मिलती है। 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी विद्या जी बड़े शौक से सभी कार्य कर लेती थी। खाना बनाने तथा नए नए व्यंजन बनाने में उनकी विशेष रुचि थी। 2-3 साल से विद्या जी के पति राजेश जी की तबीयत बिगड़ने लगी। अक्सर उन्हें खांसी का दौरा आने लगता था। वो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेता था। सभी जांच परीक्षण के बाद भी दवा दी गई, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। रात के वक्त अक्सर उन्हें जोर की खांसी उठती थी। विद्या जी भी परेशान हो जाती थी और दूसरे कमरे में सोए बेटा बहू भी। एक दिन करुणा ने रोहित से कहा, क्यों ना मम्मी डैडी को दूसरे कमरे में शिफ्ट करा दिया जाए। रात भर खांसते रहते हैं, ना खुद चैन से सोते हैं और ना ही हमें सोने देते हैं। रोहित ने पूछा, किस कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं? एक कमरा बच्चों के लिए है और एक स्टोर रूम है। उसमें ज़्यादा रोशनी भी नहीं आती है और हवा भी नहीं आती, तो क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं है। और रही रोशनी की बात, तो कौन सा वहाँ किताबें पढ़नी है या सिलाई कढ़ाई करनी है। करुणा लापरवाही से बोली। 2-4 दिनों के बाद ही रोहित विद्या जी से बोला, मम्मी आप अगर बुरा ना मानो तो आप और डैडी उधर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। क्यों बेटा, यहाँ क्या तकलीफ़ है? नहीं मम्मी, बात यह है कि डैडी रात भर खांसते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ हमारे कमरे तक आती है, नींद में खलल पड़ती है। इसमें बुरा मानने की तो बात ही नहीं है। आखिर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही चाहिए। रोहित सफाई देते हुए बोला। और अगले हफ्ते ही विद्या जी और राजेश जी का सामान स्टोर रूम में शिफ्ट करा दिया गया। शुरू शुरू में तो उनका मन ही नहीं लग रहा था इस कमरे में। उन्हें घुटन सी महसूस हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझौता कर लिया कि कहीं बहू बेटा नाराज़ हो गए तो वह कहाँ जाएंगे। समय बीतने के साथ ही करुणा के व्यवहार में भी अंतर आने लगा। उसने विद्या जी से कहा, मम्मी जी अब आप आराम करिए, बहुत काम कर चुके हैं, खाना बनाने के लिए मैंने मेड रख ली है। विद्या जी हैरानी से उसका मुंह देखती रह गई। लेकिन मुझे तो खाना बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। अब आप डैडी जी को देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, साथ ही अब आपको भी आराम करना चाहिए। कहकर करुणा दूसरे कमरे में चली गई। अब सास ससुर को कमरे में ही खाना पहुंचा दिया जाता था। मेड के हाथ के बने खाने में उन्हें ज़रा भी स्वाद नहीं आता था, लेकिन मजबूरी में कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन पोता उनके कमरे में आया जब वो खाना खा रहे थे। एकदम से बोल पड़ा, अरे दादी दादू, आपकी थाली में पनीर की सब्जी नहीं है, सिर्फ दाल रखी है। राजेश तथा विद्या जी हैरान रह गए। अब उनके खाने पर भी नियंत्रण होने लगा है। अब किससे कहें? करुणा तो पिछले कुछ समय से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है और बहस करने लगती है। बेटे से उसकी शिकायत करें, कहीं वो बुरा ना मान जाए।
क्योंकि करुणा ने अभी सभी पर नियंत्रण कर लिया था। फिर तो ऐसा अक्सर होने लगा, कभी कोई विशेष पकवान, कभी कोई स्वीट डिश, उसका पता बच्चों के द्वारा लगता। कुछ दिन बाद ही रोहित राजेश जी से बोला, डैडी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहता हूँ आप जीते जी मकान हमारे नाम कर दे तो हम सबके लिए ठीक रहेगा, बाद में कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और उसने पेपर उनके सामने रख दिए। राजेश जी और विद्या जी अवाक रह गए। राजेश जी ने सोचकर कहा, बेटा ये मकान तो आखिर तुम्हारा ही है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हमारे नाम रहने दो। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा? रोहित तैश में आकर बोला, लेकिन राजेश जी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। अब धीरे धीरे करुणा के साथ रोहित के व्यवहार में भी फर्क आने लगा। विद्या और राजेश जी अपने कमरे में ही सारा दिन रहते। बच्चे और करुणा कोई नहीं होता उनसे बात करने के लिए। पोता पोती बीच बीच में आकर जाकर कभी बात कर लेते थे। एक दिन विद्या जी के हाथ से पानी से भरा गिलास टूट गया, फर्श पर पानी बिखर गया। करुणा ने देखा तो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको कुछ काम धाम तो है नहीं, मेरे लिए काम बढ़ा कर रख देती हो, देखकर नहीं चला जाता आपसे। विद्या जी की आंखें डबडबा गई। कितना बदल गई है करुणा, आखिर क्या चाहती है हमसे? क्या सिर्फ मकान अपने नाम करने के लिए हमें परेशान करने लगे हैं? क्या धन के लालच में रिश्ते को महत्वहीन बना देना जायज़ है? एक दिन पोता उनके कमरे में आया और बोला, दादू दादू ओल्ड एज होम क्या होता है? क्यों, तुम्हें उसके बारे में किसने बताया? हाँ, कल मम्मी पापा कह रहे थे कि आप दादा दादी ओल्ड एज होम में रहने के लिए जा रहे हैं। वहाँ सब बूढ़े लोग रहते हैं और बहुत मज़े से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या ये सच है? राजेश जी और विद्या जी के ऊपर तो मानो गाज गिर पड़ी, लगा पैरों के नीचे से धरती सरक गई हो। बेटा बहू इस हद तक गिर सकते हैं, ये तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। दिमाग सुन्न सा हो गया था। जब थोड़ा सा मिले तो आपस में सलाह मशवरा किया कि इससे पहले सिर से पानी ऊपर निकल जाए कोई तो ठोस कदम उठाना ही होगा। अपने वकील दोस्त से रमेश जी ने बातचीत की। 15-20 दिन बीते होंगे कि राजेश जी ने रोहित को बुलाकर कहा, बेटा घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण बनता जा रहा है। मैं सोचता हूँ तुम 8-10 दिनों के लिए करुणा और बच्चों को लेकर कहीं घूम कर आओ, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा, शांत हो जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, उसका इंतज़ाम मैं कर देता हूँ। ऑफिस से छुट्टी ले लो, जिस दिन छुट्टी तुम्हारी मंजूर होगी मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। रोहित हैरानी से राजेश जी के मुंह को देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डैडी उनके घूमने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। पर जब करुणा को ये बात पता चली तो बहुत खुश हुई। एक सप्ताह के अंदर अंदर ही रोहित की छुट्टियां स्वीकार हो गई और उन्होंने परिवार के साथ 8 दिन का टूर बना लिया। राजेश जी ने रोहित के हाथ में नगद पैसे रख दिए। 8 दिनों के यात्रा के दौरान करुणा, रोहित तथा बच्चों ने खूब मज़ा किया, खूब घूमे फिरे। जिस दिन घर पहुँचे, टैक्सी से उतरकर घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो देखा वहाँ कुछ लोग बैठे हैं और घर के कंपाउंड के साइड में ही कुछ मशीनें पड़ी हैं। आप सब कौन हैं और ये सब क्या है? रोहित के पूछते ही उन लोगों ने कहा, यह मकान हमने खरीद लिया है और यहाँ पर अस्पताल बनना शुरू करना है। आपका पूरा सामान अंदर एक कमरे में रखा हुआ है, आप 2 दिन के अंदर उसे खाली करें। ये पेपर देख लीजिए, परसों से हम यहाँ बुलडोज़र चलवा कर इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं, तब तक आप अपना इंतज़ाम कर ले। रोहित और करुणा की आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया। ये कैसे हो सकता है? हिम्मत जुटाकर पूछा, हमारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो पैसे लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। करुणा और रोहित को काटो तो खून नहीं। आखिर मम्मी डैडी ने ऐसा क्यों किया? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? फिर दिमाग स्वयं ही जवाब देने लगा। घर से निकालने की साजिश भी तो सबसे पहले इन दोनों की ही थी। माँ बाप को घर से बेघर करने चले थे। इतना बड़ा अन्याय, विश्वासघात करने वाले थे। तुम्हें नहीं पता, हर कर्म का हिसाब किताब भुगतना पड़ता है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अब पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।